सीरीज खज़ां की बारिश, किताब नंबर 2, बादल डकेत, मुसन्निफ ए हमीद, आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीर कारवां, पार्ट 18। कुछ दूर चलने के बाद एक नदी आ गई। उस नदी पर बांस का एक छोटा सा पुल बना हुआ था। नदीम नदी की दूसरी तरफ आया तो यहाँ दरख्तों का घनापन तकरीबन खत्म हो गया था। आसमान पर चमकते हुए सितारे दिखाई देने लगे थे और आसपास छोटे छोटे टीलों का सिलसिला फैला हुआ था। नदीम उन टीलों को पार जाना चाहता था क्योंकि जलधारा का खतरनाक जंगल इन टीलों के पार था और वहीं मानसिंह डकैत की खुफिया कमीनगाह थी। अब नदीम चलते चलते थक गया था। यहाँ पर महकमे वालों की सड़क खत्म हो गई थी। नदीम एक जगह बैठ गया। उसने जेब से सिगरेट निकालकर इस तरह आगे हाथ रखकर सुलगाया कि दूर से माचिस का शोला नजर न आए। सिगरेट पीने से उसकी थकान काफी हद तक दूर हो गई। सिगरेट झाड़ियों में फेंककर वो उठा और टीलों के दरमियान से होकर आगे चल पड़ा। टीलों का सिलसिला जुल्फे दराज की तरह खत्म होने में ही नहीं आता था। रात ढलने लगी थी। आसमान पर सितारों ने झिलमिलाना शुरू कर दिया था। 7 सितारों की टोली आसमान के वस्त से गुजरकर मगरिब की तरफ झुक गई थी। फिर मगरिब की तरफ उफक पर नीली रोशनी का गुबार सा नमूदार हो गया। ये सुबह काजिब की अव्वलीन झलकियां थी। नदीम ने इर्द गिर्द निगाह डाली। टीले और टेकरियां खत्म हो रही थी और दूर उसे घने दरख्तों की स्याह गहरी लकीर नजर आने लगी। यही जलधारा का खतरनाक और दुश्वार गुजार जंगली सिलसिला था जहां दरिंदों और शेरों चीतों का खतरा मौजूद था। नदीम ने जैकेट के बटन खोल दिए। उसे पसीना आ रहा था। वो एक झाड़ी के पास अंधेरे में कुछ देर सुस्ताने बैठ गया। मशरिक की जानिब से ठंडी हवा के झोंके चलने लगे थे। उन झोंकों में घने जंगलों की मरतूब गहरी खुशबू थी। आसमान पर नीली रोशनी की लहरें सी फैल रही थी। पो फट रही थी। नीम रोशन नीले मशरकी आसमान के पस मंजर में दूर जलधारा जंगल के दरख्तों की कतार गहरी होकर उभर आई थी। सुबह की सलेटी रंग की धुंधली रोशनी का गुबार चारों तरफ उतर आया था। नदीम उठा और जलधारा जंगल के दरख्तों की तरफ चल पड़ा। उन दरख्तों के पीछे नजमी उसका इंतजार कर रही थी। सूरज दरख्तों के ऊपर आ गया जब नदीम जलधारा जंगल में दाखिल हुआ। उस जंगल के दरख्त इतने घने और गुंजान थे कि उनके नीचे धूप के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हर तरफ कुदरती झाड़ियों और ऊंची ऊंची घास की भरमार थी। यहाँ कोई पगडंडी नहीं थी। नदीम अपने जहन में एक सीध बनाकर झाड़ियों के दरमियान ऊंची घास में से गुजरने लगा। घास कहीं उसकी कमर तक आ जाती और कहीं उसके घुटनों तक। शबनम की वजह से घास गीली थी। इस घास में चलना दुश्वार था। नदीम को 1 फरलांग का फासला तय करने में पौन घंटा लग गया। खुदा खुदा करके ऊंची घास का सिलसिला खत्म हुआ। यहाँ जमीन नीम पथरीली और गैर हमवार थी। जरा खुली जगह आई तो सामने ऊंचे टीलों के दरमियान एक घाटी बल खाती चली गई थी। एक तालाब के किनारे दलदल में नदीम को मुख्तलिफ जंगली जानवरों के पांव के निशान नजर आए। उनमें शेर के पंजों के निशान भी थे। नदीम मोहतात हो गया। उसे यूं लगा जैसे शेर वहीं किसी दरख्त के पीछे छुपा उसे दबोच लेने को बेताब है। उसने घूमकर कुछ फासले पर खड़े सागवान, नारियल और देवदार के दरख्तों को देखा। उन दरख्तों पर कुछ परिंदे चहचहा रहे थे। घाटी पीछे रह गई थी। एक बार फिर दरख्त करीब करीब आ गए। दोपहर तक इस दुश्वार गुजार खतरनाक जंगल में ऊंचे नीचे टीलों के दरमियान नदीम का सफर जारी रहा। फिर वो एक छोटे से कुदरती चश्मे के पास बैठ गया। वो थकन से चूर हो गया था। उसे भूख भी लग रही थी। चश्मे के पानी से उसने बूट उतारकर अपने पांव धोए, मुंह हाथ साफ किया और कैनवस के थैले में से डबल रोटी के कुछ टुकड़े निकालकर मछली के साथ खाए। पानी पिया और सिगरेट सुलगाकर सामने वाले टीलों को तकने लगा जिनकी चोटियों पर दरख्त छतरियों की तरह खड़े थे। यहाँ दरख्तों के छिद्रे होने की वजह से धूप कहीं कहीं फैली हुई थी। नदीम के सामने 2-3 टीले अपनी चोटियों पर दरख्तों की छतरियां ताने खड़े थे। उनमें से किसी टीले में मानसिंह डाकू की खुफिया कमीनगाह थी जहाँ नजमी कैद थी। वो फैसला न कर सका कि वो किस टीले की तरफ रुख करे। आधे घंटे तक नदीम चश्मे के किनारे बैठा यही सोचता रहा कि उसे किस तरफ चलना चाहिए। वो किसी फैसले पर ना पहुंच सका तो बूट पहनकर उठा और सामने वाले टीले की तरफ चलने लगा। यहाँ खेत कहीं नहीं थे। दरख्त, झाड़ियां और जंगली घास के सिवा और कुछ नहीं था। अब कहीं कहीं बाग के दरख्तों का सिलसिला भी शुरू हो गया था। चलते चलते नदीम को दोपहर का वक्त आ गया। एक जगह झाड़ियों में नदीम को बारिश की वजह से स्याह पड़ चुकी बिरजी नजर आई। ये बिरजी एक चबूतरे पर बनी हुई थी और चबूतरे के टूटे हुए फर्श पर जगह जगह घास उगाई थी। ये बिरजी किसी मढ़ी की लग रही थी क्योंकि बिरजी के अंदर मढ़ी का गोल निशान बना हुआ था। खुदा जाने इस जंगल में किसकी हड्डियां दफन थी। नदीम बिरजी के चबूतरे पर एक तरफ होकर बैठ गया और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। फिर सोचने लगा क्या वो ठीक रास्ते पर जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डाकुओं के इलाके में दाखिल हो चुका हो और किसी तरफ से अचानक कोई डाकू उस पर राइफल से फायर कर दे। उस ख्याल के साथ वो चबूतरे से उठकर दीवार के साथ लगकर बैठ गया क्योंकि चबूतरे पर से वो दूर से देखा जा सकता था।
चबूतरे की दीवार भी टूटी हुई थी और उसमें घास भी उग रही थी। थोड़ी देर तक वहां सस्ताने के बाद नदीम उठा और टीले की तरफ घास में चलने लगा। उसे महसूस हुआ कि घास में से एक पगडंडी से उभरने लगी है। कुछ दूर चलने पर यह पगडंडी वाज़ेह होकर सामने आ गई। पगडंडी इस बात की अलामत थी कि यहाँ कोई आबादी मौजूद है और लोग इस पगडंडी पर आते जाते हैं। लेकिन सवाल यह था कि इस जंगल में इंसानी आबादी कहाँ से आ गई थी। नदीम ने झुककर पगडंडी को गौर से देखा। पगडंडी पर घास ही घास थी जो इंसानी पांव से कुचले जाने से जर्द पड़ चुकी थी। नदीम चौकस और मोहतात हो गया। उसने पतलून की जेब में हाथ डाल लिया जिसमें पिस्तौल रखा था। एहतियात से वो पगडंडी से उतरकर दरख्तों के दरमियान चलने लगा। पगडंडी को एक फरलांग आगे जाकर जंगल में ऐसी जगह पर खत्म हो गई जहां बहुत से दरख्त कटे पड़े थे। नदीम रुक गया। वो समझ गया कि जंगल में यहाँ कटाई का काम हो रहा है। उस वक्त वहां कोई मजदूर नजर नहीं आ रहा था। नदीम वहां से हटकर दूसरी तरफ निकल गया। ऊपर से बांस और झाड़ियों के झुंडों का चक्कर काटकर वो कटाई वाली जगह से आगे निकल गया। अगर यहाँ जंगल में कटाई हो रही थी तो मजदूरों की झोपड़ियां भी कहीं ना कहीं जरूर होंगी। नदीम सोचकर फूंक फूंक कर कदम उठाने लगा। वो चारों तरफ गौर से देखता जा रहा था। अभी तक उसे कोई झुग्गी या खपरेल की झोपड़ी नजर नहीं आई थी। उसने सोचा हो सकता है कटाई के लिए मजदूर किसी दूर के गांव से आते हों। चलते चलते वो एक छोटी सी नदी पर आ गया। नदी का पानी बड़े सुकून से बह रहा था। किनारे पर बांस के दरख्त थे जिनकी हरी भरी शाखें पानी में डूबी हुई थी। नदीम नदी के किनारे बैठ गया। उसने मुंह पर छींटे मारे, ठंडे पानी के कुछ घूंट पिए और कैनवस का थैला कांधे से लटकाए नदी के साथ साथ मशरक की तरफ चल पड़ा। दरख्तों के साए घने ठंडे थे। कहीं कहीं धूप का छोटा सा सफेद टुकड़ा दिखाई दे जाता। सूरज मगरिब में काफी नीचे उतर गया और बहुत जल्दी दरख्तों के साए गहरे हो गए। धूप मगरिब में सिमट गई थी। दरख्तों के ऊपर गुरूब आफ्ताब की नारंगी रोशनी जरूर होगी, मगर दरख्तों के नीचे साए अंधेरों में ढलना शुरू हो गए थे। अपने अंदाजे के मुताबिक नदीम तीसरे टीले के दामन में पहुंच चुका था। अब वो चलते चलते रुककर इर्द गिर्द का जायजा ले लेता था। नदी दाएं जानिब जुनूब की तरफ मुड़ गई। नदीम ने नदी को छोड़ दिया और सामने दरख्तों में आ गया। उन दरख्तों के नीचे भी एक पगडंडी सी बनी हुई थी। नदीम पगडंडी के किनारे किनारे आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। जंगल में शाम बड़ी जल्दी पड़ जाती है और शाम के पड़ने के साथ ही रात भी हो जाती है। इस जंगल में भी ऐसा ही हुआ। जो ही शाम के साए दरख्तों में उतरे उसके थोड़ी ही देर बाद दरख्तों में रात का अंधेरा फैल गया और वो परिंदे जो कुछ देर पहले दरख्तों पर चहचहा रहे थे एकदम से खामोश हो गए। एक डरावना सन्नाटा चारों तरफ जंगल में छा गया। नदीम को उस अंधेरे में भी दरख्तों के खाके नजर आ रहे थे। वो उनके बिल्कुल करीब से होकर आगे बढ़ रहा था। अब उसे ये खतरा भी था कि कहीं किसी खूंखार जंगली दरिंदे से आमना सामना न हो जाए। यहाँ वो गोली का धमाका भी नहीं करना चाहता था। कमानी दार चाकू उसने अपने हाथ में ले लिया, लेकिन शेर या चीते के मुकाबले में ये चाकू कोई हैसियत नहीं रखता था। नदीम एक जगह रुककर आंखें फाड़कर चारों तरफ गौर से देखने लगा कि कहीं वो रास्ता तो भटक कर दूसरी तरफ नहीं निकल आया। जंगल कहीं खत्म ही नहीं होता था। अब तक टीले के दामन में वो रास्ता से मिल जाना चाहिए था जो ऊपर डाकू मानसिंह की खुफिया कमीनगाह को जाता था। जंगल का माहौल रात पड़ते ही डरावना हो गया। नदीम के दिल में जंगल का कोई डर या खौफ नहीं था, इसलिए कि उसके दिल में नजमी की मोहब्बत का चिराग रोशन था और वो इस मोहब्बत पर अपनी जान कुर्बान करने से पहले मानसिंह डाकू के पंजे से नजमी को निकाल लाने का अज़्म किए हुआ था। अचानक उसके कान खड़े हुए। उसे किसी औरत की आवाज सुनाई दी थी। वो बंगला जुबान में जैसे किसी से इल्तिजाए कर रही थी। इस आवाज में आंसुओं का दर्द भी शामिल था। नदीम जिधर से आवाज आई थी उधर घूरकर देखने लगा। अब उसे एक मर्द की आवाज भी सुनाई दी जिसमें जबर और तशद्दुद का अंदाज था। उसके साथ एक दूसरे मर्द की आवाज भी आई जो हिंदी जुबान में रहम की भीख मांग रहा था। ये क्या किस्सा है? नदीम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर अंधेरे में उसने सामने वाले दरख्तों के पीछे एक इंसानी साए को उभरते देखा। नदीम ने जल्दी से चाकू जेब में रखकर पिस्तौल निकालकर अपने हाथ में ले लिया। इंसानी साया करीब आ गया था। वो एक औरत को पकड़े घसीट रहा था और उसे हिंदी में गालियां भी बक रहा था। उसके पीछे चंद कदम के फासले पर एक और इंसान चला आ रहा था जो बार बार कह रहा था, मेरी बेटी पर रहम करो, मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। जो आदमी लड़की को घसीटे लिए जा रहा था वो लंबा ऊंचा था और अंधेरे में उसके कंधे से लगी हुई राइफल नदीम को साफ नजर आ रही थी। वो नदीम से चंद कदमों के फासले पर दरख्तों के करीब से लड़की को घसीटते हुए उसे गालियां देता गुजर गया। वो कुछ लड़खड़ा भी रहा था। साफ मालूम होता था कि उसने पी रखी है। लड़की का बाप हाथ जोड़े पीछे पीछे फरियाद करता आ रहा था। एकदम से ऊंचा लंबा राइफल वाला आदमी रुक गया। उसने लड़की का बाजू छोड़ दिया और पीछे आकर लड़की के बाप के मुंह पर जोर से मुक्का मारकर उसे गंदी गाली दी। बूढ़ा गिर पड़ा। राइफल वाला आदमी सहमी हुई सिसकियां भरती लड़की को खींचता हुआ आगे ले गया और दरख्तों झाड़ियों के अंधेरे में गुम हो गया। नदीम ये खामोशी से दर्दनाक मंजर देखता रहा।
जब राइफल वाला आदमी अंधेरे में निगाहों से ओझल हो गया तो नदीम ने जेब से पिस्तौल निकाला और आहिस्ता से दरख्तों के पीछे से निकलकर उस जगह पे आया जहां झाड़ियों में बूढ़ा घास पर एक तरफ होकर गिरा हुआ था और नीम बेहोशी के आलम में अपनी बेटी को आहिस्ता आहिस्ता कराहते हुए पुकार रहा था, आयशा, आयशा, या अल्लाह मेरी बेटी की इज्जत बचा ले। ये कोई बंगाली मुसलमान मजदूर था जो शायद जंगल में कटाई के काम पर लगा था। नदीम ने झुककर उसके सर को अपने जानों पर रखते हुए उसे गौर से देखा। उसकी छोटी छोटी दाढ़ी थी और मुंह से खून बह रहा था। नदीम ने आहिस्ता से कहा, बाबा, ये कौन आदमी था जो तुम्हारी बेटी को ले गया है? बूढ़े ने आंखें खोलकर तारीकी में नदीम की तरफ देखा और कराहते हुए आजी से बोला, बेटा, मेरी बच्ची को उस डाकू से बचा ले। मेरी बच्ची मासूम है, वो मेरे साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ती है। तुम मुसलमान हो तो अल्लाह के नाम पर मेरी मदद करो। नदीम का खून यकदम गर्म हो गया। उसके बाजू की जवान मछलियां फड़कने लगी। लड़की का बाप कराहते हुए कह रहा था, वो हिंदू डाकू है, मेरी बच्ची हाफिज कुरान है। या अल्लाह, तू ही मेरी बच्ची की इज्जत का रखवाला है। बूढ़े ने रोना शुरू कर दिया। नदीम ने उस पर झुकते हुए पूछा, बाबा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो इज्जतों का मुहाफिज है। मुझे ये बताओ, ये हिंदू डाकू तुम्हारी बच्ची को कहाँ लेके गया है? जंगल में आगे लकड़ियों का गोदाम है, वो उसे वहीं लेकर गया है। वो हर रात हमारी झुग्गियों में से एक लड़की को वहीं ले जाता है। ये कहकर बूढ़ा सिसकियां भरने लगा। नदीम ने उसको उठाकर आहिस्ता से बिठाया और धीमी आवाज में कहा, बाबा, इसी जगह बैठे रहना, मैं तुम्हारी बेटी को लेकर अभी आता हूँ, आवाज बिल्कुल मत निकालना। नदीम बिजली की तेजी से उठा और जिस तरफ हिंदू डाकू गया था उसी तरफ दौड़ पड़ा। वो झुककर एक ऐसे शेर की तरह तेज तेज दौड़ रहा था जिसने अपने दुश्मन को अंधेरे में देख लिया हो। झाड़ियां जगह जगह उसका रास्ता रोक रही थी। उन झाड़ियों को पीछे हटाते हुए आवाज पैदा हो रही थी। नदीम झाड़ियों को छोड़कर देवदार के दरख्तों में से होकर तेज तेज चलने लगा। एक जगह दरख्त छितरे हो गए थे। यहाँ उसे एक झुग्गी नजर आई। उसके बाहर भी कटे हुए दरख्त एक तरफ पड़े थे। नदीम ने पिस्तौल की जगह चाकू हाथ में पकड़ लिया। नदीम यहाँ भी गोली का धमाका नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे यकीन था कि डाकू मानसिंह की खुफिया कमीनगा वहां से ज्यादा दूर नहीं और ये हिंदू मानसिंह का ही कोई आदमी है जो लकड़ी का काम करने वाले गरीब मजदूरों की इज्जतों को लूटता फिरता है। नदीम झुका झुका एहतियात से कदम उठाता झुग्गी की दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। झुग्गी की दीवार लकड़ी की थी। ये दरख्त के तनों को जोड़कर बनाई गई थी और ऊपर बांस की शाखों की ढलान छत पड़ी थी। झुग्गी के अंदर से लड़की की सिसकियां भरने और कभी बंगला और कभी हिंदी जुबान में इल्तिजाएं करने की दर्दनाक आवाजें आ रही थी। उसके साथ ही हिंदू डाकू की गालियां की अब भी सुनाई दे रही थी। नदीम अंधेरे में लकड़ी की दीवार के साथ खिसकता हुआ दूसरी तरफ आ गया। वो दरवाजे की तलाश में था। दरवाजा उसे मिल गया। उसके पास सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। उसके अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि वो टक्कर मारकर झुग्गी को तहस नहस कर सकता था। उसकी वजह यह थी कि हाफिज कुरान, नमाजी, परहेजगार लड़की एक काफिर के पंजे में फंसी रो रो कर इल्तिजा कर रही थी। कमानीदार खुला चाकू नदीम की मजबूत गिरफ्त में था। उसको कुछ और तो ना सूझा। उसने चाकू के दस्ते से लकड़ी के बंद दरवाजे पर 2-3 बार ठक ठक की और पीछे हटकर दीवार के बिल्कुल साथ लगकर खड़ा हो गया। अंदर से हिंदू डाकू की गुर्राहट नुमा आवाज बुलंद हुई, कौन है बे? उसने गाली देकर पूछा था। नदीम ने एक बार फिर चाकू का दस्ता दरवाजे पे दे मारा। चाकू पर नदीम की गिरफ्त मजीद मजबूत हो गई थी। हिंदू डाकू ने एक और गाली दी और बोला, रुक जा, पहले तेरी खबर ले लूं। जबकि चाकू पर नदीम की गिरफ्त मजीद मजबूत हो गई। उसकी कलाई में फौलाद जैसी ताकत सरायत कर गई थी। नदीम ने अपना सांस रोक लिया। उसे अंदर से दरवाजे की जंजीर खुलने की आवाज सुनाई दी। फिर दरवाजा खुला और अंधेरे में सबसे पहले नदीम ने राइफल की नाली को देखा। फिर ऊंचा लंबा डाकू का साया दरवाजे से बाहर निकला तो वो कुछ लड़खड़ा रहा था। एक बिजली सी नदीम की आंखों के सामने चमक गई। वो शेर की तरह झपटा और दूसरे लम्हे कमानीदार चाकू का 5 इंच लंबा फल हिंदू डाकू की पीठ में घुस गया। हिंदू डाकू के हाथ से राइफल गिर गई। नदीम ने चाकू खींचकर बाहर निकाला और दूसरा वार कर दिया। डाकू मुंह के बल आगे जमीन पर गिर पड़ा। चाकू अभी तक उसकी पुश्त में ही था। नदीम ने लपक कर चाकू खींच लिया, फिर उसकी राइफल को उठाकर एक तरफ फेंका और झुक कर डाकू को देखा। चाकू का दूसरा वार उस दरिंदा सिफत आदमी के दिल को काट चुका था। उसका मुंह खुला था और हलक से खड़खड़ाहट की आवाजें निकल रही थी। नदीम ने उसको मरने के लिए वहीं छोड़ दिया और खुद झुग्गी में घुस गया। अंदर अंधेरा था। उसने आहिस्ता से कहा, आयशा बहन, डरो नहीं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब उसे लड़की के सिसकियां भरने की आवाजें सुनाई दी। नदीम ने अंधेरे में गौर से देखा। एक लड़की झिलंगा सी चारपाई की
कोने में सिमटी बैठी अपने जिस्म को धोती से छुपाने की कोशिश करते हुए सिसकियां भर रही थी। नदीम ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा और कहा, मेरी बहन, घबराओ नहीं, उठो, तुम्हारा बाबा बाहर मेरे साथ है, आ जाओ। मुसीबत में घिरी लड़की को कोई बहन कहकर पुकारे तो उसके अंदर एक अजीब सी ताकत आ जाती है। आयशा चारपाई से उतरकर नदीम के करीब आकर जमीन पर बैठ गई। नदीम दरवाजे के पास चला गया। हिंदू डाकू की लाश इसी तरह अंधेरे में जमीन पर औंधी पड़ी थी। नदीम ने पीछे मुड़कर आहिस्ता से लड़की को आवाज दी, देर ना करो बहन, मेरे साथ आओ। लड़की उठी और नदीम के पास आ गई। नदीम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जुग्गी से बाहर ले आया। लड़की का हाथ ठंडा हो रहा था। लड़की ने बाहर जमीन पर डाकू की लाश को अंधेरे में पड़े देखा तो नदीम के साथ लग गई। नदीम ने चाकू लाश के कपड़ों से साफ करके बंद करके जेब में रख लिया। उसने डाकू की राइफल उठाकर लाश के पास ही रख दी और लड़की को साथ लेकर झाड़ियों और दरख्तों में से होता हुआ उस जगह पर आ गया जहां उसका बाप अंधेरे में बैठा धोती से अपने होठों से बहता लहू पोंछ रहा था। बेटी को देखकर वो उठा। लड़की बाप के सीने से लगकर रोने लगी। नदीम ने कहा, बाबा, मैं भी मुसलमान हूँ, अल्लाह ने तुम्हारी बेटी की इज्जत बचा ली। अब मुझे बताओ तुम कहाँ जाना चाहते हो? बूढ़े ने नदीम के पांव पकड़ लिए। नदीम ने उसे कांधों से थाम कर उठाया। बाबा, अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत हिंदू काफिर से बचाई है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, मैंने कुछ नहीं किया। बूढ़े ने डरी आवाज में पूछा, डाकू किधर गया? उसकी लाश झुग्गी के बाहर पड़ी है, मेरे साथ आओ, हमें उस लाश को ठिकाने लगाना है। तुमने उसे मार दिया? ओह, डाकू मान सिंह हमें नहीं छोड़ेगा, वो मुझे और मेरी बेटी को कत्ल कर देगा। या अल्लाह, अब क्या होगा? नदीम ने बूढ़े को हौसला दिया। आयशा अपने बाप के साथ सहमी हुई हिरनी की तरह लगी खड़ी थी। बाबा, वो हिंदू काफिर था, डाकू था, तेरी हाफिज कुरान बेटी की इज्जत लूटना चाहता था। मैंने उसे कत्ल करके एक मुसलमान का फर्ज अदा किया है। तुम घबराओ नहीं, अगर ये डाकू मानसिंह का साथी था तो क्या हुआ, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बूढ़े ने नदीम का हाथ पकड़ लिया। उस काफिर की लाश को वहीं पड़ा रहने दो, मैं अपनी झुग्गी में नहीं रह सकता, मुझे रातों रात अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाना होगा। तुम्हारी झुग्गी कहाँ है? बूढ़े मुसलमान बंगाली ने उसे बताया कि जंगल में जो मजदूर दरख्तों की कटाई करते हैं उन्होंने यहाँ से करीबी अपनी झुग्गियां डाल रखी हैं। ये सारे मजदूर करीबी देहात से मजदूरी करने वहां आए हुए हैं। बूढ़ा नदीम को साथ लेकर पीछे की सिम चल पड़ा। आयशा उसके साथ साथ चल रही थी। बूढ़ा जंगल के तमाम रास्तों से वाकिफ था। वो झाड़ियों से निकलकर एक तरफ को हो गया। यहाँ छोटी सी पगडंडी बनी हुई थी। ये वही रास्ता था जहाँ से हिंदू डाकू लड़की को घसीटता हुआ अपने साथ लाया था। जंगल की तारीकी में कोई 1 फरलांग चलने के बाद एक थोड़ी सी खुली जगह आ गई। नदीम को अंधेरे में कुछ झुग्गियां बनी नजर आई जिन पर मौत जैसा सन्नाटा तारी था। बूढ़ा नदीम को कोने वाली झुग्गी में ले गया। यहाँ अंदर एक लालटेन अभी तक रोशन थी। बूढ़े ने झुग्गी का दरवाजा बंद कर दिया। झुग्गी के अंदर बांस की 2 चारपाइयां पड़ी थीं। कोने में मिट्टी के कुछ बर्तन पड़े थे। एक जानिब कुल्हाड़ी और पुराने कपड़ों का ढेर पड़ा था। आयशा चारपाई पर चादर लेकर बैठ गई। वो अभी तक डरी हुई थी। बूढ़े ने जल्दी जल्दी कपड़ों को उठाकर एक बोरी में डाला और बोला, बेटा, मैं अपनी बेटी के साथ अब यहाँ नहीं रह सकता। दिन निकलते ही जब मानसिंह को पता चलेगा कि उसका एक साथी हलाक कर दिया गया है तो वो यहाँ किसी लड़की को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो सारी झुग्गियों को आग लगा देगा। अब आयशा भी उठकर अपने कपड़े वगैरह समेटने लगी थी। नदीम खामोश था। वो बूढ़ा और उसकी बेटी को रोक नहीं सकता था। वो उन्हें रोकना चाहता भी नहीं था। बाबा, तुम रात के अंधेरे में बेटी को लेकर कहाँ जाओगे? हमारा गांव यहाँ से दूर है, पर मैं सब रास्तों से वाकिफ हूँ। मैं दिन निकलने तक डाकुओं की पहुंच से काफी दूर निकल चुका हूँगा। बाबा, डाकू मानसिंह का ठिकाना यहाँ से कितनी दूर है? बूढ़े ने बोरी में 2-4 बर्तन डालते हुए कहा, वो सामने वाले टीले के ऊपर एक गार में रहता है, पर वहां कोई नहीं जा सकता। ठेकेदार मानसिंह को हर माह लगी बंदी रकम अदा करता है। तुम भी यहाँ से भाग जाओ, तुम हमारे साथ चलो। तुमने मेरी बेटी की इज्जत बचाई है। मैं नहीं चाहता कि तुम डाकुओं के हाथों मारे जाओ। नदीम ने बांस की झुग्गी की छत पर निगाह डालते हुए कहा, तुम्हारा शुक्रिया बाबा, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। बूढ़े ने कपड़ों वगैरह की बोरी अपने कंधे पर डाली। लालटेन की रोशनी गुल कर दी। झुग्गी में अंधेरा छा गया। वो दरवाजा खोलकर झुग्गी के बाहर सितारों की हल्की हल्की रोशनी में आ गया। नदीम भी बाहर आ गया। दूसरे झुग्गियों पर तारीकी और सन्नाटा छाया था। बूढ़े ने नदीम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुमने मेरी बेटी की इज्जत बचाई है, अल्लाह तुम्हें इसका सवाब देगा। मैं तो अब भी यही कहूंगा कि तुम मेरे साथ मेरे गांव चलो। वहां पुलिस की चौकी भी है, तुमको वहां कोई कुछ नहीं कहेगा। पुलिस चौकी का सुनकर नदीम और ज्यादा मोहतात हो गया। उसे वैसे ही बूढ़े के साथ नहीं जाना था। उसने कहा, तुम जाओ बाबा,
اللہ تمہاری حفاظت کرے, میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. بوڑھا واپس مڑا, اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے درختوں کی تاریکی میں گم ہو گئے. ندیم خالی جھگی کے باہر اکیلا کھڑا رہ گیا. اس کھلی سی جگہ سے اسے سامنے والا ٹیلا دکھائی دے رہا تھا, جس کی چوٹی کے پس منظر میں نیلے آسمان پر ستارے جلملا رہے تھے. کینوس کا تھیلا ندیم کے کندھے سے لٹک رہا تھا. پستول ندیم کی پتلون کی جیب میں رکھا تھا اور کمانی دار چاقو اس کی جیکٹ کی جیب میں. رات نہ جانے کتنی گزر گئی تھی. اس نے آہستہ آہستہ ٹیلے کی طرف چلنا شروع کر دیا. بہت جلد وہ مزدوروں کی جھگی سے نکل کر ایک بار پھر گھنے جنگل میں آ گیا. اس نے اپنے آپ کو ٹیلے کے رخ پر ڈال دیا تھا اور درختوں سے نیچے گزرنے کی سیدھ میں چلنے کی کوشش کر رہا تھا. اسے ہندو ڈاکو کا خیال آ رہا تھا. ندیم کے ہاتھوں زندگی کا پہلا قتل ہوا تھا. ایک عجیب بات تھی کہ ندیم کو کسی قسم کا ملال یا پچھتاوا نہیں ہو رہا تھا. شاید اسی لیے کہ اس نے ایک حافظ قرآن مسلمان بچی کی عزت بچانے کے لیے ایک کافر کو موت کے گھاٹ اتارا تھا, اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے میدان جنگ میں اسلام کے لیے جنگ کرتے ہوئے ایک کافر کو جہنم واصل کیا ہو. ایک آواز نے ندیم کے قدم جکڑ لیے. وہ وہیں ساکت ہو گیا. آواز جنگل کی جنوب کی جانب سے آئی تھی. ندیم وہیں ہمتن گوش ہو گیا. تھوڑی دیر بعد شیر کی آواز ایک بار پھر سنائی دی. اس بار آواز مزید دور ہو گئی. آواز جنوب کی طرف سے آئی تھی اور بوڑھا مسلمان بنگالی اپنی بیٹی کو لے کر جنگل میں مشرق کی جانب گیا تھا. ندیم نے ایک بار پھر چلنا شروع کر دیا. چلتے چلتے وہ رات کی تاریکی میں ٹیلے کے دامن میں آ کر رک گیا. اس نے نظریں اٹھا کر ٹیلے کی چڑھائی کی طرف دیکھا. ٹیلے پر چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں چھتریوں کی شکل میں اوپر چوٹی تک چلی گئی تھیں. ستاروں کی پھیکی دھندلی روشنی میں ان جھاڑیوں میں کہیں کہیں درختوں کے سیاہ دھبوں میں ایسے جھنڈ بھی دکھائی دے رہے تھے. ندیم نے سوچا کہ اسے راتوں رات ٹیلے کی چڑھائی میں کہیں محفوظ جگہ پر چھپ جانا چاہیے تاکہ ڈاکو مانسر کی خفیہ کمینگاہ کا وہ دن کی روشنی میں جائزہ لے سکے. اس نے اللہ کا نام لیا اور ٹیلے کی طرف چڑھنے لگا. یہاں کوئی باقاعدہ راستہ یا پگڈنڈی وغیرہ نہیں تھی. جس راستے سے ڈاکو آتے جاتے تھے وہ اس طرف سے جانا نہیں چاہتا تھا. وہ کمینگاہ کے عقب کی طرف سے جانا چاہتا تھا. چڑھائی زیادہ سیدھی بھی نہیں تھی مگر دشوار گزار ضرور تھی. جھاڑیاں کافی اونچی اونچی تھیں اور ان کی شاخیں بری طرح چاروں طرف پھیلی ہوئی تھیں. ندیم آہستہ آہستہ اوپر چڑھتا چلا گیا. اس کا سانس پھول گیا تھا. کچھ دور چلنے کے بعد وہ رک گیا اور دم لینے کے لیے ایک جگہ بیٹھ گیا. اس کے ارد گرد چھوٹے پتھر بکھرے ہوئے تھے. یہاں سانپ بچھو کا بھی خطرہ تھا. جب ذرا اس کا سانس درست ہوا تو وہ دوبارہ چڑھائی چڑھنے لگا. کسی وقت اسے آسمان پر چمکتے ستاروں کی جھلک دکھائی دے جاتی تھی. اس کے بعد یہ ستارے جھاڑیوں کے اوپر تک پھیلی ہوئی شاخوں میں گم ہو جاتے. ایک جگہ ذرا کھلی جگہ آئی تو ندیم نے رک کر اوپر دیکھا. ٹیلے کی چوٹی قریب آ گئی تھی. ندیم رات کے وقت عدم واقفیت کی وجہ سے مزید خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا. اسے وہی کوئی ایسی جگہ تلاش کرنی تھی جہاں وہ چھپ کر دن نکلنے کا انتظار کر سکے. وہ گھاس پتھروں اور جھاڑیوں میں چند ہی قدم آگے گیا تھا کہ اسے کچا راستہ دکھائی دیا جو اوپر ٹیلے کی چوٹی تک چلا جاتا تھا. ندیم وہیں بیٹھ گیا. اندھیرے میں اسے کچے راستے پر گھوڑوں کے سموں کے نشانات نظر نہیں آ رہے تھے, لیکن یہ بات یقینی تھی کہ یہی وہ راستہ ہے جس پر ڈاکو اوپر آتے جاتے تھے. ندیم اس راستے کے قریب مگر کچھ ہٹ کر کوئی محفوظ جگہ اپنے چھپنے کے لیے بنانا چاہتا تھا. وہ کچے راستے کے اوپر سے گزر کر ٹیلے کی اونچی جھاڑیوں میں دوسری طرف آ گیا. دوسری طرف کچھ درخت بھی تھے. یہاں آتے ہی اسے پانی کے گرنے کی آواز سنائی دی. ندیم پانی کی آواز کی طرف بڑھا. وہ چند ہی قدم چلا ہوگا کہ ایک چٹان کی دیوار سے جنگلی بیل چمٹی ہوئی تھی. ندیم چٹان کی دوسری طرف آ گیا. اس نے یہاں جھک کر دیکھا. ایک جگہ پتھروں میں سے پانی کی چھوٹی سی دھار نکل کر نیچے گر رہی تھی. نیچے پانی چھوٹے پتھروں میں سے ہو کر تیزی سے ڈھلان کی طرف بہ رہا تھا. ندیم پتھروں کے پاس آ کر بیٹھ گیا. کینوس کا تھیلا اتار کر نیچے رکھا. پانی چلو میں لے کر چکھا. پانی میٹھا تھا. اس کو پیاس لگ رہی تھی. اس نے سب سے پہلے جی بھر کر پانی پیا, پھر جیب سے چاقو نکال کر اس پر ڈاکو کا لگا خون دھویا, پھر اچھی طرح ہاتھ صاف کیے, منہ پر پانی کے 2-4 چھینٹے مارے اور کینوس کا تھیلا کاندھے پر ڈال کر غور سے ادھر ادھر دیکھنے لگا. وہ کوئی کھو تلاش کر رہا تھا جو اسے وہاں کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی. یہاں اندھیرا بھی کافی تھا. اگر ندیم کی آنکھیں جنگل کے اندھیرے کی عادی نہ ہو گئی ہوتی تو اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے سکتا تھا. وہ چٹان کے عقب میں دوسری طرف نکل گیا. یہاں ایک جگہ جنگلی جھاڑیاں اندر کو چلی گئی تھیں. ندیم ان جھاڑیوں میں گھس گیا. آگے اسے تاریک کھو نظر آیا. ندیم کے پاس ماچس موجود تھی مگر وہ وہاں روشنی کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا. اس نے آنکھیں پوری طرح کھول دیں اور جھک کر غور سے کھو کو دیکھا. پھر زمین پر سے ایک چھوٹا پتھر اٹھا کر کھو کے اندر پھینکا. پتھر اندر جا کر زمین پر لگا. اس کا مطلب تھا کہ اندر کوئی بائلی یا کنواں وغیرہ نہیں تھا. ندیم یہ بھی اطمینان کرنا چاہتا تھا کہ اس کھو میں کوئی جنگلی درندہ نہ سو رہا ہو. اس نے دوسرا پتھر زور سے کھو کے اندر پھینکا. پتھر کھو کے سامنے والی دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گرا. اب وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا کھو کے اندر تاریکی میں آ گیا. اس نے دونوں بازو پھیلا کر اوپر کیے.
اس کے ہاتھ کھو کی چٹانی چھت سے ٹکرائے۔ کھو کی چھت اس سے کوئی 2 فٹ اونچی تھی۔ اب اس نے دیواروں کو ٹٹولا۔ یہ چھوٹی سی کھو تھی اور چھپنے کے لیے بڑی اچھی جگہ تھی۔ ندیم کو کسی ایسی ہی جگہ کی تلاش تھی۔ کم از کم رات کا باقی حصہ وہ اس جگہ گزار سکتا تھا۔ اس نے کینوس کا تھیلا اتار کر زمین پر رکھا اور اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہ بے حد تھکا ہوا تھا۔ کھو میں ہلکی ہلکی گرمائش تھی، جبکہ باہر شبنم کی وجہ سے رات کی فضا خنک تھی۔ ندیم کو یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں کسی طرف سے کوئی سانپ نہ نکل آئے۔ اس نے احتیاط کے طور پر زمین پر 2-3 بار پاؤں مارا کہ اگر آس پاس سانپ بچھو موجود ہو تو وہ اس آواز کی دھمک سن کر وہاں سے بھاگ جائے۔ تھوڑی دیر وہ کینوس کے تھیلے سے ٹیک لگائے چپ چاپ بیٹھا، جنگل کی خاموشی کو غور سے سننے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کسی طرف سے کوئی درندہ تو اس طرف نہیں بڑھ رہا۔ ٹیلے کے ڈھلان اور اوپر چڑھائی پر اگے ہوئے جھاڑیوں کے جنگل میں موت جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس سناٹے میں خاموشی جیسے سنسنا رہی تھی۔ شیر کی آواز جب سنائی نہیں دیتی تھی۔ ساکت بیٹھے ندیم کو نیند آنی شروع ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ جگہ چونکہ نسبتاً محفوظ ہے اور ڈاکوں کی راہگزر سے ہٹ کر جھاڑیوں کے اندر واقع ہے، اس لیے اسے کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے۔ ندیم وہیں تھیلا سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ پہلے تو اسے نیند بالکل نہیں آئی، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگیں تو پھر اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو مچھروں نے کاٹ کاٹ کر اس کا برا حال کر دیا تھا۔ ان مچھروں کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ آنکھ کھلتے اسے سب سے پہلے جو چیز نظر آئی وہ کھو کی چھت سے لٹکے ہوئے جالے تھے۔ کھو میں دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ندیم جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ تھیلے کو اس نے وہیں پڑا رہنے دیا اور خود کھو سے نکل کر جھاڑیوں میں سے گزر کر دبے دبے قدم اٹھاتا آہستہ سے باہر آ گیا۔ جنگلی جھاڑیوں اور درختوں میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ چٹان کی دیوار جنگلی بیلوں اور زنگار کی وجہ سے گہری سبز ہو گئی تھی۔ وہ چلتے ہوئے چٹان کی اوٹ میں اس جگہ آ کر بیٹھ گیا جہاں ذرا نیچے چند قدم آگے پتھروں میں سے پانی کی دھار نکل کر نیچے نالے میں گر رہی تھی۔ ندیم نے دیکھا نالے کا پانی تیزی سے پتھروں سے ٹکراتا ہوا نیچے ڈھلان کی طرف بہ رہا تھا۔ اس چٹان کے پیچھے کچا راستہ تھا، مگر ندیم اس طرف بھی نہیں جانا چاہتا تھا ابھی۔ اس نے بائیں جانب ٹیلے کی بلندی کی طرف دیکھا۔ ٹیلے کی چوٹی وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ دن کی روشنی میں اس نے دیکھا وہ ٹیلے کی آدھی سے زیادہ چڑھائی چڑھ چکا تھا۔ وہ چٹان کی زنگ آلود دیوار کے ساتھ لگ کر کھسکتا وہ اس طرف نکل آیا جدھر کچا راستہ اوپر ڈاکو مانسنگ کی کمین گاہ کی طرف جاتا تھا۔ راستہ ویران سنسان تھا۔ دونوں جانب جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں جو ٹیلے کے اوپر تک چلی گئی تھیں۔ دھوپ کی روشنی میں ندیم کو کچے راستے پر گھوڑوں کے سموں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ اب اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ ڈاکوں کی کمین گاہ اسی ٹیلے کے اوپر ہی تھی اور نجمی بھی اسی ٹیلے کے اوپر کسی جگہ ڈاکوں کی قید میں پڑی تھی۔ نجمی کا خیال آتے ہی ندیم کا دل بوجھل سا ہو گیا۔ وہ کچے راستے کی ایک طرف جھاڑی کی اوٹ میں کھڑا ٹیلے کی چوٹی کی طرف دیکھنے لگا۔ اوپر گہری خاموشی تھی، کسی جگہ سے دھواں بھی نہیں اٹھ رہا تھا۔ اچانک نیچے جنگل کے دامن کی فضا رائفل کے دھماکوں اور لوگوں کے شور سے گونج اٹھی۔ ندیم دوڑ کر چٹان کے نیچے آ گیا۔ نیچے دامن سے گولیوں کے دھماکے کچھ دیر تک سنائی دیتے رہے۔ لوگوں کا شور اب سنائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر گولیاں چلنے کی آوازیں بھی بند ہو گئیں۔ درختوں پر سے جو پرندے شور مچاتے ہوئے اڑ گئے تھے ان کا شور بھی دب گیا۔ اس کے بعد چاروں طرف ایک سناٹا محیط ہو گیا۔ ندیم سمجھ گیا کہ یہ شور کیسا تھا۔ یقیناً مانسنگ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ہمراہی ہندو ڈاکو کی لاش مل گئی تھی اور ان کی گولیاں مزدوروں کی جھگیوں پر قیامت ڈھا رہی تھیں۔ ندیم کو افسوس ہوا کہ وہ ان لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگنے لگا کہ مزدوروں میں سے کوئی قتل نہ ہوا ہو۔ شاید ڈاکو اس کے سوتے میں کچے راستے سے اتر کر نیچے دامن میں گئے تھے۔ وہ چٹان کی اوٹ میں سے جھاڑیوں کی شاخوں کے پیچھے ایک ایسی جگہ چھپ کر بیٹھ گیا جہاں سے اسے اوپر ٹیلے کی چوٹی پر جانے والا راستہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے گھوڑوں کے ہنہنانے اور ان کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی۔ وہ جھاڑیوں کے اور نیچے ہو گیا۔ اس نے اپنا سر نیچے کر لیا۔ اس کی آنکھیں کچے راستے پر جمی ہوئی تھی۔ گھوڑوں کی ٹاپیں قریب آ رہی تھیں۔ پھر اسے جھاڑیوں کے پیچھے سے گھوڑوں پر بیٹھے آدمی نظر آئے۔ ان کے لباس ڈاکو جیسے تھے۔ کاندھوں سے رائفلیں لٹک رہی تھیں۔ 2 گھوڑے آگے آگے تھے۔ پیچھے خالی گھوڑے پر ڈاکو کی لاش تھی جسے ندیم نے جہنم رسید کیا تھا۔ اس کے پیچھے 2 کی قطاروں میں 6 ڈاکو گھوڑوں کو بڑھاتے چلے آ رہے تھے۔ جھاڑیوں سے کچھ فاصلے پر یہ ڈاکو کچے راستے سے گزرتے ہوئے اوپر کی طرف نکل گئے۔ اگلے 2 گھوڑوں میں سے ایک گھوڑے پر جو آدمی ذرا آگے تھا اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور گولیوں سے بھری ہوئی بیلٹ اس کی کمر کی گرد لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے وسطی ہند کے ڈاکوؤں کے سرداروں کی طرح سر پر نیلے رنگ کا بڑا سا کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ اس کے سیاہ بالوں کے پٹے گردن پر پڑ رہے تھے۔ یہ ڈاکو مانسنگ ہی ہو سکتا تھا۔ اس کا رنگ گہرا سانولا تھا اور آنکھوں سے جیسے شرارے برس رہے تھے۔ جب ڈاکو گزر گئے تو ندیم واپس اپنی کھو میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ رات کے پچھلے پہر جاگ رہا ہوتا تو جب ڈاکو اپنی کمین گاہ سے نکل کر نیچے وادی میں گئے تھے تو وہ اوپر جا کر نجمی کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ ضرور اس وقت کمین گاہ میں 2-4 ڈاکوں کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔
पर अब वक्त गुजर चुका था। ندیم کو مان سنگھ کی کمینگاہ کا سراغ مل چکا تھا۔ اب اسے کوئی ایسا منصوبہ سوچنا تھا جس پر عمل کرتے ہوئے وہ نجمی کو ڈاکوں کی کمینگاہ سے نکال لے جانے میں کامیاب ہو سکے۔ اس نے کینوس کا تھیلا کھول کر اس میں سے ڈبل روٹی کے 2 سلائس نکالے اور 7 مچھلی کا ٹکڑا نکال کر کھانے لگا۔ پھر اس نے اٹھ کر پانی پیا اور کھو میں آ کر سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا اور غور کرنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ یہاں پر پارٹ 18 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 19 سماعت فرمائیں۔